हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे इन्फाक्शन। इन्फाक्शन क्या होता है? इन्फाक्शन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इन्फाक्ट इज इन्फाक्शन। बिना टाइम गवाए हम शुरू कर रहे हैं वीडियो कि इन्फाक्ट का बनना इन्फाक्शन कहलाता है। आप कहेंगे, आपने वही बात कह दी कि इन्फाक्ट क्या होता है। आप पूछेंगे आप कि इन्फाक्ट क्या होता है। इन्फाक्ट का बनना ही इन्फाक्शन कहलाता है। इन्फाक्ट क्या होता है ये देखिए। इन्फाक्ट इज अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ इस्केमिक नेक्रोसिस। आपने नेक्रोसिस अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू का डेथ हो जाना किसी वजह से। अब वजह अलग अलग हैं, इसी वजह से 5 तरह का ये नेक्रोसिस होता है। जैसे कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है, फैट नेक्रोसिस है, चीज़ वाला नेक्रोसिस है। उसमें अपीयरेंस के हिसाब से भी नाम रखा गया। एक कोएगुलेटिव टाइप का है। तो जो इस्कीमिया की वजह से नेक्रोसिस होता है, इस्कीमिया का मतलब है ये ब्लड फ्लो जा रहा है किसी आर्टरी, किसी वेसल के ज़रिए ये ब्लड जा रहा है। इसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यहाँ पर बीच में जो है रुकावट हो जाए, तो आगे वाले एरिया में ब्लड नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के जो सेल्स होंगे वो डेथ होने लगेगी उनकी इसी को बोलेंगे हम नेक्रोसिस होने लगा। तो इस पार्टिकुलर इस एरिया में इन्फाक्ट डेवलप हो जाएगा। यहाँ के सेल डेथ हो जाना, और इस एरिया को ही हम इन्फाक्ट बोलेंगे। ठीक है। इस्केमिक नेक्रोसिस की वजह से, यानी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो नेक्रोसिस हुआ, सेल डेथ हुआ, इस एरिया को हम इन्फाक्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को इन्फाक्शन कहते हैं। समझ में आ गया होगा इन्फाक्ट किसे कहते हैं। टोटली ये समझ लीजिए, डेड सेल्स हैं, इसका बनना जो है इन्फाक्ट कहलाता है। इस प्रोसेस को इन्फाक्शन कहते हैं। इटियोलॉजी क्या होता है, किस वजह से इन्फाक्शन डेवलप होता है। इसमें लिखा है कि ऑल द कॉजेज ऑफ इस्कीमिया रिजल्ट्स इन इन्फाक्शन। कह रहे हैं कि इस्कीमिया के जितने भी कॉज हैं, जितने भी कारण हैं, जितने भी कॉजेज हैं, वो सब जो है इन्फाक्शन में रिजल्ट होते हैं, यानी इन्फाक्शन डेवलप करते हैं। जिन वजहों से इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया का बताया मैंने कि वह ऑब्स्ट्रक्शन को बोलते हैं इस्कीमिया, रुकावट, खून के रास्ते में रुकावट को इस्कीमिया बोलते हैं। तो जितने भी वजह इसके लिए हैं, वही चीज़ें इन्फाक्शन डेवलप करेंगी। पहली हम जो कॉज देख रहे हैं वो है कॉजेज इन द हार्ट, यानी हार्ट में क्या वजह हो सकती है इस इन्फाक्शन के डेवलप होने के। हार्ट की वजह से कहाँ पर इन्फाक्शन डेवलप हो सकता है। डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट अगर घट जाता है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट घट जाता है तो उससे क्या होता है, ब्रेन को इंजरी हो सकती है। कौन सी? हाइपोक्सिक इंजरी। क्योंकि कार्डियक आउटपुट घटेगा, हमारे हार्ट से जो ब्लड पंप हो रहा है जितना होना चाहिए पर बीट जो है, उससे अगर कम जाएगा ब्रेन में, दूसरे टिश्यूज में नहीं जाएगा, तो वहाँ पर भी इंजरी डेवलप होगी। तो ब्रेन में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्रेन को हर सेकेंड मिलना चाहिए। अगर उसको थोड़ा सा लेट हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिला, ब्लड न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो वो बहुत ही जल्दी अनकॉन्शियसनेस स्टेट में जा सकता है। तो ब्रेन में इंजरी हो सकती है। कौन सी? हाइपोक्सिक वाली। हाइपोक्सिक का मतलब है क्या, ऑक्सीजन डेफिशिएंट, ऑक्सीजन की कमी की वजह से इंजरी हो जाएगी। ये कार्डियक आउटपुट घटता कैसे है? हार्ट ब्लॉक की वजह से घट सकता है, वेंट्रिकुलर अरेस्ट की वजह से घट सकता है, और वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन की वजह से घटता है। आप पूछेंगे ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। हार्ट ब्लॉक क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन, वैसे तो एक बड़ा सा टॉपिक है, बस आप समझ लें इसमें होता क्या है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट का जो बीट का जो रेट है वो स्लो हो जाए। हार्ट बीट क्या हो जाए? स्लो हो जाए, धीरे धीरे हार्ट बीट होने लगे। नॉर्मल जो रेंज है 60 से 100 के बीच में एक बड़ी जो है ब्रॉड रेंज है। इसके बीच में अगर किसी की हार्ट बीट है तो वो नॉर्मल कंसीडर की जाती है। अगर 60 से अंडर आ रहा तो उसको हार्ट ब्लॉक की कैटेगरी में रखते हैं, यानी हार्ट बीट स्लो कर रहा है। स्लो कर रहा है तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी तो घट जाएगा उसकी वजह से। तो इसी वजह से ये ब्रेन को इंजरी हो जाएगी, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पा रहा है। दूसरी चीज़ है वेंट्रिकुलर अरेस्ट। वेंट्रिकुलर अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट सुना होगा, वही चीज़ है। कार्डियक हार्ट का या वेंट्रिकल्स का पूरी तरह से स्टॉप हो जाना। हार्ट यहाँ पर तो स्लो ही होता था हार्ट ब्लॉक में, यहाँ पर पूरी तरह से क्या होगा कि हार्ट जो है स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो रुकने की वजह से भी इंजरी हो सकती है। अगर ज़्यादा देर तक रुक गया फिर तो मौत होना ही है, डेथ होना है। फाइब्रिलेशन क्या है? फाइब्रिलेशन क्या होता है? वेंट्रिकल का जो हार्ट का जो एक्टिविटी है बहुत तेज़ हो जाए। क्या हो जाए? बहुत ही तेज़ हो जाए, इतनी तेज़ी से हार्ट बीट करने लगेगा
कि उसका जो कार्डियक आउटपुट है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, तो आपको लग रहा होगा कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल है। कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो ब्लड आ ही नहीं पा रहा है, आए ही बिना ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहा है, तो उसकी वजह से भी कार्डियक आउटपुट घट गया और ये इंजरी में रिजल्ट कर सकता है। इसमें कुछ पॉइंट ये है कि अगर 15 सेकंड तक ये ब्रेन को अगर ऑक्सीजन या यही ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा, कॉन्शियसनेस हमारी ख़त्म हो जाएगी, बेहोशी में चला जाएगा पेशेंट, अगर 15 सेकंड तक उसको नहीं मिला। अगर यही कंडीशन 4 मिनट तक रुकी रही, यानी 4 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिली, ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचा, तो क्या होगा, इरिवर्सिबल इस्कीमिक डैमेज हो जाएगा। वहाँ पर जो इस्कीमिया की वजह से जो डैमेज होगा वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, वो दोबारा ठीक नहीं होगी। और अगर यही 8 मिनट से ज़्यादा हो गया, 8 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो ये मौत को ही कर देगा, डेथ ऑकर हो जाएगी। अब हम देखेंगे कॉजेज इन आर्टरीज। आर्टरीज में क्या वजह हो सकती है इन्फेक्शन कॉज करने की। ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। सबसे पहले क्या चीज़ हम इसमें देख लेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन जिन जिन वजहों से हो रहा है वो इन्फेक्ट बना देंगी, इन्फेक्शन करा देंगी। पहला क्या है, ल्यूमिनल ऑक्लूजन, ऑक्लूजन कह लें या फिर ऑब्स्ट्रक्शन कह लें। ल्यूमिनल का मतलब यही होता है कि ये आर्टरी जा रही है, ये आर्टरी है, तो इसके अंदर का जो ये एरिया है इसको ल्यूमेन बोलते हैं। एक खाली जगह जो होती है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाए, ऑक्लूजन हो जाए, यानी यहाँ पे कोई रुकावट पैदा हो जाए, इस तरह से मान लिया। तो ये 2 तरह से रुकावट पैदा हो सकती है। ब्लड फ्लो के रास्ते में 2 तरह की रुकावटें हो सकती हैं, थ्रोम्बोसिस या फिर एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, यही जो मैंने अभी बनाया, ये ब्लड फ्लो के लिए बीच में क्या हो जाए, ब्लड क्लॉट बन जाए और इसका रास्ता बंद हो जाए। इसके रास्ते के बंद होने से क्या होगा, आगे ब्लड नहीं जा पाएगा, आगे ब्लड नहीं जाएगा तो आगे के एरिया में क्या होगा, इन्फेक्शन डेवलप होने लगेगा। अब यही इस चीज़ को थ्रोम्बोसिस बोल दिया। अगर यही जो क्लॉट बना, ये क्लॉट क्या करे, यहाँ से हट जाए, अपने ओरिजिन से यहाँ से हिल जाए। अब ये यहाँ से हटा, अब ये ब्लड फ्लो के साथ साथ चलने लगा, ब्लड फ्लो इसे आगे ले जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, जो खून का बहाव है उसमें रुकावट पैदा कर रहा है ना, एक प्रेशर इसके ऊपर लगाना पड़ रहा है ब्लड को, तो ब्लड का फ्लो घट रहा है, जिसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो रहा है, यानी ब्लड का जो फ्लो है मैंने उसमें रुकावट पैदा हो रही है, तो पूरा ब्लड आगे के टिश्यू में नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। अब हम अगर कॉजेज इन द आर्टीरियल वॉल्स, ये तो इसके ल्यूमेन में हो गया, अंदर की खाली जगह में, अगर हम उसके वॉल में देखेंगे, ल्यूमेन की बात हो गई, अब वॉल्स की बात देखेंगे। वॉल्स होती हैं दीवारें आर्टरीज की, तो इनकी वॉल्स में हम लोगों ने डिजीज एक पढ़ी थी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, वो देखेंगे। वेसोस्पाज्म की वजह से, वेसोस्पाज्म क्या होता है, इसमें क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, एक ऐंठन ऐसी पैदा हो जाए जो इसके रास्ते को पतला कर दे। स्पाज्म में क्या होता है कि इसका रास्ता पतला हो जाता है, रास्ता पतला होने की वजह से आगे ब्लड का जो फ्लो रेगुलर जो होना चाहिए नॉर्मल, वो नहीं हो पाता है। हाइपोथर्मिया भी इसका एक कारण हो सकती है। हाइपोथर्मिया में आप कहेंगे कैसे, हाइपोथर्मिया का मतलब तो होता है कि ब्लड बॉडी में टेम्परेचर घट जाए नॉर्मल से। अच्छा, हाइपोथर्मिया में होता क्या है, कुछ हमारी वेसल्स होती हैं, आगे ब्लड उतना नहीं जा पाएगा जितना नॉर्मली जाना चाहिए। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, आपने पढ़ा था कि इसकी जो वॉल्स होती हैं इसमें क्या हो जाना, डिपोजिशन होता था, हार्डनेस और थिकनिंग होती थी, मोटा हो जाना और उसमें थिकनेस हो जाती थी, जिसकी वजह से इसका जो टिश्यू है वो इलास्टिसिटी खो देता था। अब इलास्टिसिटी नहीं रहेगी तो उससे भी असर पड़ेगा। आउटसाइड प्रेशर ऑन द आर्टरी, ये तो आर्टरी के अंदर था। अब तीसरी चीज़ आई है कि जो आर्टरी है इसके ऊपर बाहर से कोई प्रेशर पड़ रहा है, यानी बाहर से ऐसा प्रेशर पड़ा जिसको दबा रहा है, जैसे टॉर्निकेट आपने बांधी पेशेंट के, तो बांधने से क्या होता है, ये दब जाती है आर्टरीज, दबने की वजह से उसका ल्यूमेन पतला हो जाएगा, ल्यूमेन दब जाएगा ना, ये तो इलास्टिक होता है ना टिश्यू, तो दब जाता है, तो ल्यूमेन पतला होने पर ब्लड का फ्लो कम होता है और ये इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है अगर ये लॉन्ग टाइम तक रहा। टाइट प्लास्टर भी इसी के उसमें आएगा, प्लास्टर बांधा गया बहुत ज़्यादा टाइट है तो उससे भी ब्लड का फ्लो कम होता है और ये इन्फेक्शन डेवलप करा सकता है। बैंडेजेस भी इसी तरह से काम करते हैं। अब हम तीसरी जो इटियोलॉजी देखेंगे इसकी, वो है
कॉजेज इन वेन्स, वेन्स में क्या वजह हो सकती हैं? वेन्स में क्या ब्लॉकेज की वजह से ही होगा। पहले से बात यही चल रही है कि वेसल में ब्लॉकेज होगा तो उसके नतीजे में इन्फेक्शन डेवलप होता है। इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं। ल्यूमिनल ऑकल्जन पहला है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। अभी बताया था कि वेन का जो ल्यूमिन होता है, अंदर जो खाली जगह होती है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। इसका एग्जाम्पल दिया गया है थ्रोम्बोसिस इन मेसेंट्रिक वेन्स। जो मेसेंट्रिक वेन होती हैं, मेसेंट्रिक वेन्स में थ्रोम्बोसिस हो जाए, उसकी ल्यूमिन में क्या हो जाए, थ्रोम्बस डेवलप हो जाए, एक क्लॉट डेवलप हो जाए जो वहाँ के ब्लड फ्लो को रोके, ड्रेनेज को रोके। नंबर 2, कॉजेज इन द वेसल वॉल। वेसल वॉल में, ये तो ल्यूमन की बात हो गई, उसके वेसल जो ब्लड वेसल उसकी वॉल में क्या हो रहा है, उसमें खराबी आ जाए। खराबी एग्जांपल दिया गया वेरिकोज वेंस। वेरिकोज वेंस में क्या होता है, इसकी जो वॉल्स होती हैं ये परमानेंटली डायलेट कर जाती हैं, ठीक है, ये रियल ऐसा हो जाता है, ठीक है, डायलेटेशन हो जाता है, ठीक। और इनके जो वॉल्स होती हैं वो भी वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ पे भरा रहता है, हट ही नहीं पाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पैरों में बाहर से ही वेंस दिखाई देती, बड़ी बड़ी वेरिकोज वेंस होती है वो, तो वो भी एक वजह है इन्फेक्शन के डेवलप होने की। आउटसाइड द प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर क्या हो सकता है, ये तो वॉल हो गई, ये उसका ल्यूमेन हो गया, यानी इस जो वेसल है, जो वेन की बात हो रही है, इसके ऊपर बाहर से कोई ऐसा प्रेशर पड़े जो उसको दबाए और उसके फ्लो में दिक्कत आए। वो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। हर्निया आपने देखा होगा, हर्निया क्या होता है कि हमारे जो विसरल ऑर्गन है, अंदर का कोई ऑर्गन अपनी जो नेचुरल जगह से कोई एक अलग ओपनिंग से बाहर आ जाए, उसको हम हर्निया बोलते हैं। स्ट्रैंगुलेटेड का मतलब यही होता है कि वो इस तरह से बाहर आए कि उसमें जो ब्लड वेसल्स हों उसमें क्या हो जाए, रुकावट आ जाए, उसके अंदर इस्चीमिया डेवलप हो जाए। बाहर आने पर उसमें आगे के जो पार्ट बाहर निकल गया है, अब जैसे कि मान लिया ये बाहर चला गया, ये यहाँ से इस कैविटी से बाहर चला गया, ये इसका बाहर निकला हुआ हिस्सा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे पैदा हो गया, जिसकी वजह से इस एरिया में, ये जो एरिया है इसमें ऑक्सीजन सप्लाई यानी जो न्यूट्रिशन सप्लाई वो ना जा पाए, तो इसको बोलेंगे स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। तो यहाँ पे इन्फेक्ट डेवलप हो जाएगा आराम से। वॉल्वुलस भी आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बताता हूँ। वॉल्वुलस क्या होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन जो है अगर अपने ही ऊपर ट्विस्ट कर जाए, इंटेस्टाइन का ट्विस्ट हो जाना, अंदर ही एकदम मरोड़ जाना 180 डिग्री पर, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके आसपास जो भी आर्टरीज वेसल्स जो होंगी, ब्लड वेसल्स, वो भी ट्विस्ट हो जाएंगी, वो दब जाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ का जो ब्लड फ्लो उसके आगे का जो होगा नहीं हो पाएगा। ये भी एक वजह हो सकती है। चौथा जो है वजह, कॉजेज इन माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन में क्या क्या शामिल है, यही आर्टेरियोल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होती हैं, इनको बोलते हैं। तो इनमें क्या हो सकता है, इस्चीमिया हो जाएगा। इस्चीमिया की इसमें अहम वजह है, यानी उन पर दाब लग जाए, दबाव हो जाए, इसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाए। ये भी 3 तरह से बढ़ा जा सकता है। ल्यूमिनल ऑकल्जन हो जाए, उसके ल्यूमिन में रुकावट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कॉजेज इन द वॉल या फिर वॉल में उसकी खराबी हो जाए। एग्जाम्पल दिया गया है वैस्कुलाइटिस इन सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का होता है ब्लड में बैक्टीरिया का नंबर मल्टीप्लाई करके इतना बढ़ जाए कि वो खतरनाक साबित हो जाए, और उससे क्या होगा, जो वेसल्स होंगी, जो वेन्स होंगी, वेन्स क्या, यहाँ पे माइक्रो सर्कुलेशन की बात हो रही है, आर्टेरियोल्स हैं, वेन्यूल्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, रास्ता पतला होगा, रास्ता पतला होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इन्फेक्शन होगा। आउटसाइड प्रेशर, जो वेसल्स हैं उन पे बाहर से प्रेशर लग जाए तो भी ये इन्फेक्शन करा सकता है। जैसे कि बेड सोर्स एग्जांपल है इसका। बेड सोर्स किसको होते हैं, वो पेशेंट्स जो लंबे टाइम तक बिस्तर पर लेटे रहते हैं। वो कोई ऐसी बीमारी है जो बिस्तर पर ही लेटे रहना होता है बहुत देर तक, 20-20 घंटे, 18-18 घंटे, तो क्या होगा कि जो नीचे का उनका जो पीठ होती है, जिधर जहाँ जहाँ पर प्रेशर जब ज़्यादा पड़ता है, तो उन एरियाज़ में क्या होगा, ज़ख़म बन जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जो वेसल्स हैं उन पे दबाव पड़ रहा है बार बार। ये जो छोटी वाली वेसल्स होती है, आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज,
वो दबी रहेंगी, दबने की वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई होगा नहीं। जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पर ये इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा। इन्फेक्शन के नतीजे में वह आपको ज़ख्म बाहर से दिखाई देगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखेंगे इसकी पैथोजेनेसिस और इसके टाइप्स कितने होते हैं। थैंक यू।